मैंने यूं ही लाउंज में कदम रखा, सोफे पर बैठा हुआ एक शख्स तेजी के साथ उठ खड़ा हुआ और जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा। मेरा हाथ बेख्तियार जेब की तरफ बढ़ गया जिसमें रिवॉल्वर था। मिस्टर कामरान वो नज़दीक पहुंचकर आहिस्ता से बोला, मुझे अब्दुर्रहमान कहते हैं। उन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। इसकी गिरफ्त खासी मजबूत थी और अंदाज में गर्मजोशी थी। मैंने इसकी आवाज़ पर गौर किया, मगर इसकी आवाज़ रात वाली आवाज़ से कदरे मुख्तलिफ थी। आइए कमरे में बैठ कर इत्मीनान से बात करते हैं, मैंने ये सोच कर कहा। अगर इसकी नीयत में फतूर होगा तो वो कभी मेरी ऑफ़र कबूल नहीं करेगा। वो 3 पीस सूट में मलबूस था, मगर बगल के पास जो उभार था इससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो गैर मुसल्ले नहीं है। इसने एक लम्हे को सोचा, फिर खुश दिली से बोला, श्योर, मैं खुद भी आपसे पुरसुकून माहौल में बात करना चाहता हूँ। सॉरी डार्लिंग, मैं ग्लोरिया से मुखातिब हुआ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूँगा, मेरे मेहमान आ गए हैं। तुम इंडिया घूमने आई हो, तुम्हें कोई गाइड मिल जाएगा। इट इज़ ऑल राइट, आने वाला जल्दी से बोला, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। फिर वो ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, मैडम इफ़ यू डोंट माइंड। इट इज़ ऑल राइट, ग्लोरिया ने इसकी बात काट दी। मैं इंतज़ार कर लूँगी, मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है। हम लोग बातें करते हुए दोबारा ऊपर आ गए। इस वक्त तैमूर और विजय कमरे से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। मैं इस शख्स को अपने कमरे में नहीं ले जाना चाहता था। मैंने दानिशा अब्दुर्रहमान को या वो जो कोई भी था इसे आगे रखा। तैमूर मेरे नज़दीक से गुजरा तो मैंने इससे कमरे की चाबी ले ली। जब मैं कमरे का लॉक खोल रहा था तो मैंने तैमूर और विजय को लिफ्ट तक जाकर वापस आते देखा। ग्लोरिया अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा लॉक करने के बाद मैंने इसे बैठने का इशारा किया और सर्द लहजे में बोला, हाँ बोलो क्या बात है। रात फ़ोन की बात छोड़ो, तुम अब्दुर्रहमान नहीं हो, तुम्हें आखिर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। मगर आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। वो भी झिंझिला गया। सुनाओ, मैंने यूँ कहा जैसे आने वाला मेरा ज़र खरीद गुलाम हो। मगर इसमें कोई कहानी डालने से पहले ये सोच लेना कि कहीं भी झोल ना आने पाए। मैं अरसे से इस किस्म की कहानियाँ सुनता रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। आने वाला भुन्ना कर खड़ा हो गया। मैं कोई चपरासी आपका घरेलू मुलाजिम हूँ जो आप मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हैं। इस पर तुमने खुद मुझे मजबूर किया है मिस्टर, मैंने तलख लहजे में कहा। तुमने गुफ्तगू की इब्तदा ही झूठ पर रखी। मैं तो आजकल अपने साये से भी भड़क रहा हूँ। वो नाम सिर्फ शनाख्त के लिए था। मैं हाई कमीशन से ख़ास तौर पर आपके लिए CMLA का पैगाम लेकर आया हूँ। मेरे बदन में चींटियाँ सी रेंगने लगी। पाकिस्तान के CMLA को मेरी क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैंने दिल ही दिल में सोचा। फिर इससे पूछा, क्या मैसेज है। ये तो आपको सफारत खाने ही से मालूम होगा। आप जिस वक्त चाहें फर्स्ट या सेकंड सेक्रेटरी से मुलाकात कर सकते हैं। इसने जेब से अपना पर्स निकाल कर एक विजिटिंग कार्ड मेरे हवाले किया और बोला, इस पे हाई कमीशन के नंबर भी हैं, मगर यहाँ से फ़ोन मत कीजिएगा, अक्सर ऑपरेटर बात सुन लेते हैं। फिर मुझे शुबा क्या बल्कि यकीन है कि हमारे सब फ़ोन ऑब्जर्वेशन पर होंगे, इसलिए हमने अब्दुर्रहमान का फर्जी नाम इस्तेमाल किया और आपका नाम भी नहीं लिया। गोया इसके लिए मुझे हाई कमीशन जाना होगा। मैंने पूछा, जी हाँ, ये जहमत तो आपको करना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो साहिब मुझसे कहें और किसी होटल या पब्लिक प्लेस पर मुलाकात कर लें। मैंने पूछा, आप भी जानते होंगे कि हाई कमीशन के एक फ़र्द की निगरानी होती है। वो कहाँ गया, किससे मिला। यूँ आप भी तो इंडियन इंटेलिजेंस की नज़रों में हैं ही, फर्स्ट सेक्रेटरी साहब भी मुश्तबा हो जाएंगे। इसने जवाब दिया। इसकी बात में खासा वजन था, लेकिन मैं हाई कमीशन गया तो वहाँ के लोग शुबे की जद में नहीं आएंगे। वो चंद लम्हे तक सोचता रहा, फिर बोला, ये प्रॉब्लम भी अपनी जगह मौजूद है। वाकई यूँ तो सभी लोग शुबे की जद में आएंगे। इसने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया, फिर बोला, मैं इस सिलसिले में मुतल्लिका लोगों से डिस्कस करूँगा। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसे डिस्कस करें। मैं कल किसी वक्त इनसे मिल लूँगा। बस इन साहिब को आप ये बता दीजिएगा कि मैं भी अब्दुर्रहमान का कोड इस्तेमाल करूँगा और किसी को शुबा भी नहीं होगा। फिर मैं हंस कर बोला, मेरा ख्याल है कि आपका ताल्लुक हाई कमीशन से नहीं है बल्कि किसी और एजेंसी से है। इस बात को छोड़े, इसने हंस कर कहा, बस मुझे इतना बता दें कि आप किस वक्त मुलाकात करेंगे। शाम को 5 बजे तक किसी भी वक्त मैं इनसे मिल लूँगा। मैं कोई टाइम नहीं दे सकता। ओके मिस्टर कामरान। वो उठ खड़ा हुआ। मैं आपका मैसेज मुतल्लिका अफराद तक पहुँचा दूँगा, मुझे इजाज़त दें। देखिए बातों में चाय रह गई, मैंने हंस कर कहा। आप बैठें, चाय पी कर जाएंगे, मैंने रस्मी तौर पर कहा। बस अब मैं चलूँगा, मुझे साहिब को इन्फॉर्म भी करना है। अगर मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत चाहता हूँ। ये बात तो मुझे कहना चाहिए, मैंने हंस कर कहा। मैंने कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेव कर दिया। ओके, खुदा हाफिज़। वो मुसाफा करके बाहर निकल गया। फिर फ़ौरन ही दोबारा कमरे में आया और बोला, अपने दोनों साथियों को कुछ ट्रेंड करें वरना किसी के हाथों मारे जाएंगे। ये कहकर वो मेरा जवाब सुने बगैर ही तेज़ी के साथ पलट गया। मैं इसकी ऑब्जर्वेशन पर हैरान रह गया। इसका इशारा यकीनी तौर पर विजय और तैमूर की तरफ था। मुझे तैमूर से तो किसी बेइख्तियाती की उम्मीद नहीं थी। मुझे यकीन था कि वो विजय ही की वजह से नज़रों में आया होगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठ खड़ा हुआ।
दरवाजे पर विजय और तैमूर थे। तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कांता से दरवाज़ा खुलवाने के बाद मैं बेड पर नींदराज हो गया और कांता से कहा कि तुम ज़रा ग्लोरिया को बुला लो। इसी वक्त विजय और तैमूर भी आ गए। तैमूर ने पुरतशवीश लहजे में कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम दोनों इसकी नज़रों में कैसे आए? मेरा लहजा बहुत सर था। वो जाते जाते ये बात भी कर गया है। दूसरे लफ्ज़ों में वो मुझे ये ताना देकर गया है कि तुम इन्हीं अहमकों के भरोसे पर इतराते हो, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। विजय ने सर झुकाकर कहा, जब वो कमरे में आपसे गुफ्तगू कर रहा था तो मैं दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक खड़ा था ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमट सकूं। फर्श पर कारपेट है, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो बाहर आ रहा है। इसने मुझे दरवाजे के सामने खड़ा हुआ देख लिया था। इससे पहले वो मुझे तैमूर के साथ भी देख चुका था। बहरहाल आइंदा ये गलती कभी दोहराई न जाए। किसने क्या गलती कर दी? ग्लोरिया की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुख्तसरन इसे भी तफसील बता दी। विजय अभी नया है, ग्लोरिया ने इसकी सिफारिश करते हुए कहा, खैर ये आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर वो मौजू बदल कर बोली, अब क्या प्रोग्राम है भाई? मैं अपना हुलिया बदल कर जाऊँगा और एहतियातन कांता को भी ले जाऊँगा। अगर तुम्हें ले गया तो तुम्हारी सफ़ेद चमड़ी हर शख्स को हमारी तरफ मुतवज्जा कर देगी। कांता भी बुर्का ओढ़ कर मेरे साथ जाएगी। वहाँ बेशुमार मुसलमान पाकिस्तान के वीज़े के लिए मौजूद होते हैं। मैं खुद भी इन्हीं लोगों में शामिल हो जाऊँगा। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ, मेरे साइज़ की एक शेरवानी, कुर्ता पजामा और सलीम शाही जूते ले आओ। एक रामपुरी टोपी भी ले आना। हरी अप, मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे सकता हूँ। तैमूर ने फ़ौरन कुछ रकम इसके हवाले की और वो फ़ौरन ही रवाना हो गया। इसके जाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने कांता के लिए बुर्का तो मंगाया ही नहीं। फिर ये सोच कर बैठ गया कि यहाँ से जाते हुए इसके लिए भी बुर्का ले लूँगा। इसके लिबास का मसला नहीं था, क्योंकि अब मुसलमान औरतों की अक्सरियत भी साड़ी ही इस्तेमाल करती थी। तुम कोई साड़ी बांध लो, मैंने कांता से कहा, और अपनी ये बिंदिया साफ़ करो। तुम तैयार होकर आओ, हम ग्लोरिया के कमरे में हैं। अपने कमरे में पहुँच ग्लोरिया बोली, मुझे अब उर्दू सीखना ही पड़ेगी। तुमने कांता और विजय से सारी गुफ्तगू उर्दू में की है। तुम्हें मेरी मौजूदगी का ख्याल तो रहता ही नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम उर्दू सीख लो। मैं जानता हूँ कि तुम में ज़ुबान सीखने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत है। जब तुम सिर्फ 3 माह में स्पेनिश सीख सकती हो तो उर्दू क्यों नहीं सीख सकती? ग्लोरिया ही ने मुझे बताया था कि इसने सिर्फ 3 माह में स्पेनिश सीखी थी और अब अहले ज़ुबान की तरह बोलती भी थी। ये तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ग्लोरिया मुँह बनाकर बोली, नहीं, मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम उर्दू भी सीख लो। पाकिस्तान में कदम कदम पर तुम्हें उर्दू बोलने और समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये बात है तो मैं आज ही से, बल्कि अभी से ये काम शुरू कर देती हूँ। मैं तुम्हें 3 महीने में उर्दू भी सीख कर दिखाऊंगी। फिर वो तैमूर से मुखातिब हुई, तुम मुझे उर्दू के अल्फाज लिख दो, इनके आगे इंग्लिश के वो अल्फाज भी लिख देना जिनकी आवाज़ें वैसे निकलती हैं। तुम तो वाकई संजीदा हो गई। तैमूर बोला, अभी बहुत मौके आएंगे, अभी विजय के आने में आधा घंटा है, तुम इतनी देर में ये काम नहीं कर सकते। ग्लोरिया छिड़कर बोली। तैमूर ने होटल ही का एक पैड उठाया और जेब से पेन निकाल कर बहुत इनहमाक से उर्दू के अल्फाज और इनके इंग्लिश मुतरादिफ लिख कर देने लगा। वो यूँ भी अहले ज़ुबान था और इसकी उर्दू भी मेरे मुकाबले में बेहतर थी। इसने 10 मिनट के अरसे में ये काम कर लिया। फिर ग्लोरिया को एक लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ समझाने लगा। वैसे इसने रोमन इंग्लिश में इनका तलफ़्फ़ुज़ भी लिख दिया था। कांता तैयार होकर कमरे में आई तो ग्लोरिया उर्दू के हरूफ़े तहजी याद करने में माहिर थी। विजय सिर्फ 35 मिनट में मतलूबा अशिया ले आया। मैं शेरवानी, पजामा, सलीम शाही जूता और रामपुरी मुखबली टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुद मुझे अपनी शख्सियत बदली लगी। मैंने ग्लोरिया से कहा, तुम्हारे पास एक ऐसा लोशन था जिससे ना सिर्फ जिल्द की रंगत स्याह हो जाती है बल्कि चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं। इस लोशन का असर कम से कम 3 दिन तक रहता है। 3 दिन तक तुम्हारी मकरूह शक्ल कौन बर्दाश्त करेगा? ग्लोरिया हंसकर बोली और अपने बैग से एक ट्यूब निकाल कर दे दी। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं तुम्हारी वापसी से पहले तैमूर का दिया हुआ सबक याद करना चाहती हूँ। आज से तैमूर मेरा टीचर है। मैंने शेरवानी उतार कर वो लोशन खूब अच्छी तरह अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगा लिया। चंद मिनट के अंदर अंदर मेरी जिल्द की रंगत स्याही माइल गंदमी हो गई। शेरवानी और टोपी की वजह से मैं अब कवालों की टोली का एक ऐसा आदमी लग रहा था जो बज़ाहिर तो तालियां बजाता है मगर इसकी नज़रें सामईन पर होती हैं कि कौन आदमी पैसे दे रहा है। इसका काम ही लोगों के दिए हुए पैसे जमा करना होता है। मुझे इस हुलिये में देखकर ग्लोरिया और कांता दोनों बेतहाशा हंसने लगी। तैमूर भी हंसी में शरीक हो गया। सिर्फ विजय संजीदा था। मुमकिन है मुंह फेर के वो भी जी भर के हंसा हो, मगर अभी वो मुझसे इतना फ्री नहीं था कि मेरे सामने ही मुझ पर कहका लगाता, तुम दोनों हस्बे मामूल मेरे पीछे आओ, मगर इस दफ़ा ऐसी कोई गलती ना हो कि लोग तुम्हें मेरे साथी की हैसियत से पहचान लें। ये कहकर मैं कांता के साथ बाहर निकल गया। इसका खूबसूरत और सुडोल जिस्म साड़ी में मजीद क़यामत ढा रहा था। मैं इसे बुर्का उड़ाने का ख्याल तर्क कर दिया। यूँ भी सिवाय इसके चचा और इसके आदमियों के इसे कौन पहचानता था। बग़ैर बुर्के के वो मेरे लिए ज़्यादा करामत साबित हो सकती थी। मैंने विजय और तैमूर को बता दिया था कि मैं टैक्सी से जाऊंगा, तुम मोटर गाड़ी में मेरे पीछे आओ। शेरवानी मेरे जिस्म पर इतनी तंग थी कि इसमें रिवॉल्वर रखने की गुंजाइश नहीं थी। अगर साइड पॉकेट में भी डालता तो देखने वाले को साफ महसूस हो जाता
कि इस जेब में कोई वजनी चीज़ है। इसका हल मैंने ये निकाला कि रिवॉल्वर का होल्डर पिंडली पर बांध लिया। वो होलिस्टर मैंने ख़ास तौर पर बनवाया था जो इस वक्त काम आ गया। दूसरी पिंडली पे बारीक फलों वाले खंजर भी बांधे हुए थे। कोई बम नहीं रखोगे? ग्लोरिया तंजिया लहजे में बोली। कहो तो मैं तुम्हारे पीछे तोप या टैंक लेकर आ जाऊँ। इसके अंदाजे गुफ्तगू पर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। दूसरे लोग भी मुस्कुराए थे। यूँ माहौल की कशीदगी खासी हद तक कम हो गई। जब तोप या टैंक इस्तेमाल करने का मौका आएगा तो तुम सबसे पहले भागोगी, मैंने भी तंजिया लहजे में कहा। तुम शायद भूल गए कामरान, मेरा नाम कांतर नहीं बल्कि ग्लोरिया है। वो एकदम संजीदा हो गई। इससे पहले कि बात मजीद बढ़ती, मैं तैमूर और विजय को एक मरतबा फिर मुहतात रहने की हिदायत देकर निकल गया। टैक्सी की तलाश में हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। यूँ तो होटल के बाहर भी कई टैक्सियाँ मौजूद थीं, मगर मैं वहाँ से टैक्सी लेना नहीं चाहता था। मैं कांता के साथ कुछ दूर पैदल चलता रहा। रास्ते में चलने वाला हर शख्स कांता को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे खा जाएगा। वो थी ही इतनी हसीन और पुरकशिश कि हर देखने वाली निगाह इसके चेहरे और जिस्म पर गोया चिपक कर रह जाती। अगले चौक से मुझे टैक्सी मिल गई और मैं ड्राइवर को हाई कमीशन का एड्रेस बताकर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर भी बार बार की नखियों से बैक व्यू मिरर में देख रहा था। गलती मेरी ही थी, मुझे कांता को बाएं तरफ बिठाना चाहिए था। मैंने गैर महसूस अंदाज में पीछे देखा। काफ़ी फासले पर मुझे विजय और तैमूर की गाड़ी दिखाई दी। वो लोग इस मरतबा बहुत मोहतात थे। ड्राइवर ने हमें हाई कमीशन के सामने उतारा तो वहाँ वीज़ा हासिल करने वालों की एक तवील कतार थी। उतरते ही हमें 4-5 एजेंसियों ने घेर लिया। वो सब ये दावे कर रहे थे कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा वीज़ा लगवा देंगे। नहीं चाहिए वीज़ा, मैंने झिंझलाहट का मुजाहरा किया। देख नहीं रहे हो कि एक खातून भी हमारे साथ हैं? तुम लोगों को दूर से बात करना चाहिए। सर पर चढ़े आ रहे हो तो इन खातून को साथ क्यों लिए फिर रहे हो? बड़े साहब, घर में बंद करके रखो। अच्छा अब तुम सब लोग भागो यहाँ से। मैंने फिर झिंझलाहट का मुजाहरा किया। हमारे नाम के ताल्लुकात हैं यहाँ के क्लर्क अब्दुर्रहमान से। वो सब काम क्या नाम के करा देगा। इन लोगों से निमटने के बाद मैं गेट की तरफ बढ़ा तो पठान चौकीदार राह में हाइल हो गया। किधर जाता है? इधर किससे मिलना है? वो दुरुस्त लहजे में बोला। अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कराओ। मैं सर्द और बावकार लहजे में बोला। तुम्हें तो बात करने की तमीज़ है नहीं। डांट खाकर चौकीदार यकदम अपनी औकात में आ गया और बोला, नाराज़ क्यों होता है साहिब? इधर लोग सुबह से शाम तक परेशान करता है इसलिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने फिर सर्द लहजे में कहा। आप इधर ठहरो, मैं अभी साहिब को बुलाता हूँ। ये कहकर इसने गेट बंद किया और फुर्ती से अंदर गायब हो गया। इसकी वापसी 10 मिनट में हुई। इसके साथ 40-42 साल का एक शख्स भी था। इसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी जैसे पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ही हो। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? इसके लहजे में तंज था। मुझे फर्स्ट सेक्रेटरी साहब से मिलना है, मैंने बावकार अंदाज में कहा। मेरी ये स्लिप अंदर भिजवा दो। मैंने इससे नोटबुक और पेन लेकर इस पर अब्दुर्रहमान लिखा और स्लिप फाड़ के इसके हवाले कर दी। ये स्लिप तुम अभी और इसी वक्त इन्हें पहुँचाओ, मैंने इस मरतबा मजीद सख्त लहजे में कहा। मगर वो तो अभी मीटिंग, मैंने जो कुछ कहा है इस पर अमल करो, मैंने सख्त लहजे में कहा, वरना नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मगर वो मीटिंग में हो या बाथरूम में, मैंने इसकी बात काट दी। ये स्लिप अभी और इसी वक्त इन तक पहुँचना चाहिए। मेरा अंदाज जारहाना था, इसमें मजीद सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं थी। चौकीदार अलग सहमा खड़ा था। सिक्योरिटी ऑफिसर ने हमें अंदर बुला लिया। गेट के साथ ही चौकीदार का कमरा था। इससे कुछ फासले पर 2-3 कमरे और थे जिसमें गालिबन क्लर्क या इस्तकबालिया काउंटर थे, क्योंकि इनकी खिड़कियां इमारत के बाहर की तरफ खुली थी। चौकीदार ने मुझे अपने कमरे में बैठने की पेशकश की, मगर मैंने वहीं खड़े रहने को तरजीह दिया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने वापसी में 10 मिनट भी नहीं लगाए। वो शायद दौड़ता हुआ वहाँ आया था। चलिए साहब, आपको बुला रहे हैं, इसने फूले हुए सांसों के दरमियान कहा। और वो मीटिंग? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। मीटिंग अभी अभी ख़त्म हुई है, इसने जवाब दिया। मैं तुम्हें 2 बातों की ताकीद करूँगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। पहली ये कि अपना रवैया दुरुस्त करो। जो ज़रूरतमंद यहाँ आता है वो तुम लोगों का ग़ुलाम नहीं होता है। अपने रवैये से क्यों मुल्क का नाम बदनाम करते हो? दूसरा ये कि औरतों को घूर घूर कर देखना छोड़ दो, वरना पाकिस्तान में बहुत पिटाई होगी। इसकी नज़रें कांता पर जमी हुई थी। मेरी बात सुनकर वो बौखलाकर दूसरी तरफ देखने लगा। अब मुझे साहिब के पास ले चलो। फर्स्ट सेक्रेटरी अधेड़ उमर और बावकार पर्सनैलिटी के मालिक थे। उन्होंने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया और बोले, तशरीफ़ रखिए, ज़हमत के लिए माजरत ख़्वाह हूँ। असल में अगर आप पहले फ़ोन पर इन्फॉर्म कर देते तो इतनी ज़हमत न होती। मुझे शर्मिंदा न करे साहिब, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं कोई VIP नहीं हूँ, जबकि आप भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक दहशतगर्द हूँ। कम अज़ कम भारत और पाकिस्तान की हुकूमतें तो यही समझती हैं। बहरहाल फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप और दहशतगर्द? वो हैरानी से बोला, क्यों मजाक करते हैं? खैर मैं तो बीच का आदमी हूँ। असल में तो आपको मिलिट्री अताशी साहब ने बुलाया है। मैं इन्हें इतला कर देता हूँ कि अब्दुर्रहमान साहब आ गए हैं। वो बेचारा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सीधा था। इसने बेल बजा कर पियोन को तलब किया और इससे चाय लाने को कहा। आप लोग चाय पिए, मैं साहिब को इतला देकर आता हूँ।
आप खुद इन्हें इतला देने जाएंगे? इस दफ़ा वाकई मुझे हैरत हुई। इनका ऑफिस इसी बिल्डिंग में है, वैसे भी मैं इनके पास जाता रहता हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए चले गए। फ़ौरन ही चपरासी बहुत उम्दा किस्म की चाय ले आया। क्रॉकरी भी खासी कीमती थी। असल में चाय पीने का मज़ा इसी वक्त आता है जब चाय भी अच्छी हो और कप भी खूबसूरत हो। हम चाय पी रहे थे कि फर्स्ट सेक्रेटरी साहब लौट आए। वो बहुत गौर से मुझे देख रहे थे, हालांकि वहाँ कांता भी मौजूद थी। मुझे इनकी यह हरकत बहुत अजीब लगी। आखिर मैंने पूछ लिया, क्या देख रहे हैं सर? कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि आपने किसी गलत आदमी को बुलाकर अपने ऑफिस में बिठा लिया है? नहीं, ये बात नहीं है। एमए मिलिट्री अताशी साहब कह रहे हैं कि आप कामरान हैं, और ये कि अगर आपके साथ कोई औरत है तो वो यकीनन सफ़ेद फार्म होगी। फिर आपने क्या कहा? मैंने इन्हें बताया कि आने वाला ना तो कामरान है और ना इसके साथ कोई सफ़ेद फार्म अमेरिकन औरत है। मैंने भी पाकिस्तानी और भारतीय अखबारात में कामरान की तस्वीर देखी है। इसकी एक पोस्ट कार्ड साइज़ तस्वीर हमारे रिकॉर्ड में भी है। वो तो खासा खूबरू और मर्दाना वजाहत से भरपूर नौजवान है। वो तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल पुरानी होगी। 2 साल में आदमी इतना तो नहीं बदल जाता। मैंने कहा कि मैं कामरान हूँ और ये खातून अमेरिकन है। मेरे लहजे में तंज था। अचानक कमरे में 4 मुसल्लह अफराद दंदनाते हुए आ गए। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में थे, मगर इनका ये अंदाज़ चीख चीख कर कह रहा था कि इनका ताल्लुक पाकिस्तानी पुलिस से है। डोंट ट्राई टू मूव। रैंक के लिहाज से सब इंस्पेक्टर ने इंग्लिश की ऐसी तैसी करते हुए कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने अपनी जगह से उठने की जहमत नहीं की। फर्स्ट सेक्रेटरी को घूर के देखा और बोला, मिस्टर सेक्रेटरी साहब, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, एक्सप्लेन। उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और पेशानी पर नमदार होने वाले पसीने के कतरे खुश करते हुए बोले, आई एम डोंट नो व्हाट इज़ ऑल दिस। प्लीज़, मैंने इसे टोक दिया। ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। ये मैं आपके बारे में नहीं बल्कि एमए साहब के बारे में कह रहा हूँ। आई एम सॉरी अगेन। सेक्रेटरी साहब ने दामद से बोले, डोंट मिशन प्लीज़। मैंने कहा, आई नो द गेम। आप दोनों को हमारे साथ चलना है। सब इंस्पेक्टर ने दृष्ट लहजे में कहा। अपने हाथ उठाएं और मेरे आगे आगे चलें। इसका लहजा तौहीन अमेज़ हद तक नागवार था। मैंने इसे हल्का फुल्का सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो मुझे चेहरे और हाथों की झुर्रियों और झुलसी हुई रंगत से कोई बूढ़ा और कमज़ोर आदमी समझ रहा था, इसलिए खासा गैर मोहतात था। वो मेरी कुर्सी के आन पीछे खड़ा था, मगर इसका साया सामने वाली दीवार पर पड़ रहा था। मैंने दोनों हाथ कुर्सी के हत्थे पर रखे और आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ। उठते हुए मैंने गैर महसूस तरीके पर कुर्सी को चंद इंच ऊपर उठाया। फिर पीछे देखे बगैर वो कुर्सी मैंने पूरी कुव्वत से सब इंस्पेक्टर की तरफ उछाल दी। कुर्सी की पुश्त इसकी पेशानी पर लगी। मैं इतनी फुर्ती से पलटा कि कुर्सी जमीन पर गिरने से पहले ही इस पर किक रसीद कर दी। मेरी ये ज़रब ज़्यादा शदीद थी। सब इंस्पेक्टर के मुंह से अजियतनाक आह बुलंद हुई और वो लड़खड़ा कर दीवार से टकरा गया। इसका रिवॉल्वर भी हाथ से गिर गया। सब इंस्पेक्टर के एक मातहत ने हाजिर दिमागी और फर्श शनासी का मुजाहरा करते हुए मुझ पर फायर झोंक मारा। मैं फ़ौरन ही फर्श पर गिर गया और सब इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर उठाकर कलाबाजी खा गया। इसके मातहत ने फिर फायर किया, मगर मैं दूसरी मरतबा जल्दबाजी कर चुका था। इससे पहले कि वो तीसरा फायर करता, मैंने लेटे ही लेटे इस पर फायर कर दिया। गोली इसकी टोपी उड़ाती हुई गुजर गई। मैंने जानबूझकर इसे हलाक या ज़ख्मी नहीं किया था। फिर मैं दृष्ट लहजे में बोला, ये गोली तुम्हारी पेशानी में सुराख भी कर सकती थी। मेरा निशाना इतना कच्चा नहीं है। अपना रिवॉल्वर फेंक दो, वरना दूसरी गोली वाकई पेशानी पर पड़ेगी। इसने जल्दी से रिवॉल्वर फेंक दिया। हुक्म तो मैंने सिर्फ इसे दिया था, मगर इसके बकिया दोनों साथियों ने भी अपने रिवॉल्वर फेंक दिए। बाहर भागते हुए कदमों की आवाज़ें आ रही थी। जाहिर है फायर की आवाज़ पूरी बिल्डिंग में गूंजी होगी। दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर दो। मैंने एक गार्ड को हुक्म दिया। इसने फ़ौरन दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा और इसका गिरबान पकड़कर चेहरे पर चट्टाक से थप्पड़ रसीद किया। ये सब क्या हो रहा है? सेक्रेटरी साहब बौखला कर बोले। इससे कबल भी वो कुछ बोलते रहे थे, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, क्योंकि मैं पूरी तरह फायरिंग करने वाले गार्ड की तरफ मुतवज्जा था। किसी पर हथियार उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लिया करो कि तुम इसे इस्तेमाल भी कर सकोगे या वो तुम ही पर इस्तेमाल होगा। एमए साहब ने हरगिज़ ये नहीं कहा होगा कि तुम हमें गन पॉइंट पर इनके पास ले जाओ। मैंने इनके मुंह पर दूसरा हार रसीद करते हुए कहा। वो लड़खड़ा कर फिर दीवार से टकरा गया। सॉरी सर, वो सहमे हुए लहजे में बोला। मुझे यकीन आ गया कि आप वाकई कामरान हैं। दिल तो मेरा चाह रहा था कि मार मार के इसका हुलिया बिगाड़ दूं, मगर बाहर से मुसलसल दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा खोले, आप खैरियत से तो हैं साहिब? क्या कमरे में डाकू घुसाए हैं या इंडियन इंटेलिजेंस ने छापा मारा है? इन लोगों से कहें कि परेशानी की कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने गलती से फायर कर दिया था और सब खैरियत से है। वैसे आने वाले कमरे में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर साहब का मुखड़ा इस वक्त किसी को दिखाने के काबिल नहीं है। इन्हें बाहर से टाल दें, तुम बाथरूम में चले जाओ। सेक्रेटरी साहब ने सब इंस्पेक्टर से कहा। फिर वो दूसरे लोगों से मुखातिब हुए, तुम लोग अपने रिवॉल्वर उठाकर जेबों में रखो और दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले मुझे इस सिक्योरिटी ऑफिसर का चेहरा दिखाई दिया, जो मुझे मेन गेट पर मिला था। क्या बात है? सेक्रेटरी साहब ने दृष्ट लहजे में पूछा। सर, वो हमने अभी यहाँ फायरिंग की आवाज़ सुनी है, हम समझे कि। बस करो, वो हाथ उठाकर सख्त
लहजे में बोले, कोई क़यामत नहीं आई है यहाँ, ये हंगामा आराई बंद कराओ और यहाँ से जाओ। मेरे गार्ड से गलत फहमी में फायरिंग हो गई थी और कुछ नहीं हुआ यहाँ। ओके सर, सिक्योरिटी अफसर ने मुअद्दब लहजे में कहा और उल्टे कदमों पलट गया। बाकी लोग भी एक एक करके वहाँ से चले गए। मुझे तैमूर और विजय की फिक्र थी, फायरिंग की आवाज़ उन्होंने भी सुनी होगी और अब अंदर आने को बेचैन होंगे। मैंने आहिस्ता से कांता के कान में सरगोशी की, तुम बाहर जाकर तैमूर और विजय को बता दो कि सब खैरियत है। फिर मैं बुलंद आवाज़ में बोला, मरियम ज़रा बाहर जाओ, देखो फायरिंग की आवाज़ ड्राइवर ने भी सुनी होगी, इसे मुतमईन कराओ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चला जाता हूँ, एक गार्ड ने जल्दी से कहा। तुम अपने काम से काम रखो। मैंने इसे झिड़क दिया, मरियम तुम जाते हुए गेट पर मौजूद चौकीदार को बता कर जाना, क्योंकि अभी दोबारा वापस आओगी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।